नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की सीरीज जो चल रही है, उसी में आज फिर से टॉप 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में कहा था, सर स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम से भी एमसीक्यूज लाए, तो उसका भी समावेशन हमारे द्वारा किया गया है। लगभग कोशिश की गई है कि ये 30 एमसीक्यू परिपूर्ण हो, पर 30 क्वेश्चन में तो सभी आ नहीं सकते, तो बैक टू बैक हम पूरे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का जो रिस्पांस है दोस्तों इस एमसीक्यू सीरीज के लिए, उसका आपके तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार है। ठीक है, हम कृतज्ञ हैं कि आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिया है। हाँ, लेकिन इसके साथ जरूरी है पढ़ाई भी। तो सबसे अच्छी बात है कि कमेंट कर देख के, पढ़ के लगता है कि भाई आदमी पढ़ रहा है तभी तो डाउट पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जो पढ़ा ही नहीं है वो कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको डाउट आ रहा है और वो पूछेगा। याद रखना, सीखना और सुधारना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलेगी। आप कुछ सीखोगे, सुधारोगे, फिर सीखोगे, फिर सुधारोगे। ठीक है, तो वो एक शेर है ना कि क्यों डरे कि क्या होगा, अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, है ना। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा तो हो जाएगा, अनुभव तो रहेगा, और अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, चलिए, तो आज की ये टॉप 30 एमसीक्यूज है दोस्तों। आपका एनआरएलएम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आरटीआई, पंचायती राज, इन सबसे संबंधित है। काफी अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ, आबकारी आरक्षक, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ और शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी क्लास चलाई जा रही है। तो आप इन क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू हम कराते हैं, इसकी जो थ्योरी क्लास है वो हमारे ऐप में, हमारे क्लासरूम में कंडक्ट होती है। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। पर हाँ, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। चलिए, आज भगवान गणेश जी का दिन है। भगवान गणेश का नाम लेके आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, है ना। दैट्स कॉल श्री गणेश करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसी को बोलते हैं SGSY, का प्रारंभ कब हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ बताइए, है ना। तो कमेंट करके बताइए फटाक से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1 अप्रैल 1999 से। 1 अप्रैल 1999 से। क्यों प्रारंभ किया गया दोस्तों? है ना, स्थायी रूप से गरीबी दूर करने के लिए, है ना, स्थायी रूप से गरीबी दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य थी स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे ग्रामीण विकास हो सके, और स्वयं सहायता समूह से विकास, स्वयं सहायता समूह के थ्रू विकास करना, जिससे संस्थागत विकास हो सके। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए, इसमें और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता है? हाँ, सबसे पहले भारत में स्वयं सहायता समूह इसी योजना के तहत बना, पर वो उतना सक्सेस नहीं रहा। जो स्वयं सहायता समूह सक्सेस हुआ वो कौन सी योजना में हुआ? एनआरएलएम में हुआ, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सक्सेस हुआ।
और स्वयं सहायता समूह की अवधारणा कहां से ली गई है? बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस जो थे, है ना, बांग्लादेश में स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण बैंक के क्या है, फाउंडर हैं, वहां पे उनके उद्धार के लिए काम किया है, जिसके लिए उनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी उप योजना संचालित की गई थी? ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये एक पूरा ओवरव्यू था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लेकिन इसके अंतर्गत 6 उप योजना चल रही थी। ठीक है, तो कितनी उप योजना चल रही थी? 6 उप योजनाएं चल रही थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछेगा भी। ठीक है, एक लाउड प्लेटफॉर्म था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत 6 उप योजना चल रही थी। ये उप योजना भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सी उप योजना शामिल नहीं थी? ठीक, तो इसमें रिवाइज का सबसे पहला तरीका क्या है भाई? प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 99 को प्रारंभ हो गया। ठीक है, कितनी उप योजना थी? 6 उप योजना थी। उनमें से कौन सी उप योजना नहीं थी? तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सी उप योजना SGSY के अंतर्गत संचालित नहीं थी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या टेंशन है ना। चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना, DDU-GKY इसके अंतर्गत संचालित नहीं थी। ठीक है, DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये उस समय संचालित नहीं थी, ये मोदी जी के शासनकाल में संचालित हुई। उस समय जो संचालित योजना का नाम है IRDP। पहली योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, IRDP, है ना। दूसरा था ट्राइसेम, है ना, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्राइसेम ये किसकी ट्रेनिंग की योजना थी, है ना। कौन सी योजना? ट्रेनिंग, कौशल विकास की योजना थी। उसके बाद कौन सी योजना थी? दवाकारा। ठीक है, दवाकारा ये किसके लिए था? ये महिला और बच्चों के विकास के लिए था, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, दवाकारा, यही शायद फुल फॉर्म होगा, दवाकारा। ये पूछा भी जा चुका है बहुत बार। तो ये 3 योजना थी। इसके साथ साथ और एक योजना थी सिट्रा। कौन सी? सिट्रा। सिट्रा इसमें क्या था? इसमें टूल किट प्रदान किया जाता था। सिट्रा में क्या किया जाता था? टूल किट, है ना, सप्लाईमेंट इंडस्ट्रियल टूल किट इन रूरल एरिया। उसके बाद था क्या? GKY, गंगा कल्याण योजना, ये सिंचाई से संबंधित थी। उसके बाद था MWS योजना, मिलियन वेल्स योजना, 10 लाख कुओं की योजना। ठीक है, तो इसमें कौन सी योजना आपकी शामिल नहीं थी? इसमें आपकी DDU-GKY योजना शामिल नहीं थी। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, DDU-GKY योजना शामिल नहीं थी, बाकी सब योजना शामिल थी। ये 6 उप योजना है। ठीक है, IRDP समझा देता हूं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, पूरे गांव के विकास के लिए होता था। ट्राइसेम, है ना, इसमें क्या होता था? इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था किनको? ग्रामीण युवाओं को, कौशल विकास। दवाकारा किसके लिए थी? दवाकारा महिला और बच्चों के विकास के लिए थी। 3 योजना हो गई। चौथी थी सिट्रा। सिट्रा क्या था? ट्रेनिंग देने के बाद टूल किट प्रदान करना ताकि वो काम कर सके, है ना। कौशल विकास के बाद उनको काम करने के लिए टूल देना। गंगा कल्याण योजना ये किससे थी? सिंचाई से संबंधित थी। और मिलियन वेल्स योजना, 10 लाख कुओं की योजना, ये भी सिंचाई से संबंधित थी। तो ये 6 योजना चल रही थी किसके अंतर्गत? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये 6 योजना चल रही थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो दोस्तों, यहां स्थापना पूछ रहा है, प्रारंभ नहीं पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है। स्थापना या स्वीकृति, स्थापना या स्वीकृति। ठीक है, कब दी गई? 9 दिसंबर 2010 को दी गई। स्थापना या स्वीकृति कब दी गई? 9 दिसंबर 2010 को। और इसका प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 3 जून 2011 को। इस समय क्या हुआ? प्रारंभ हुआ 3 जून 2011 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखिए। ठीक, और किस समिति की सिफारिश पर NRLM चालू हुआ है? किस समिति की सिफारिश पर? प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पर NRLM को चालू किया गया। अब कहानी सुन लो। 1 अप्रैल 1999 को SGSY चालू किया गया, उसको चलाया गया, देखा उतने अच्छे से वो चला नहीं। मतलब योजना के लिए जितना फंड देते थे, फंड खर्चा नहीं होता था, है ना, गबन अलग हो जाता था, तो योजना अच्छे से चली नहीं वो।
तो उसको अपडेट किया गया 2011 में, उस योजना को अपडेट किया गया 2011 में और उसका नाम रखा गया NRLM। ठीक है, तो SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उन्नत संस्करण, अपडेट वर्जन क्या है? NRLM है। NRLM को स्वीकृति मिली थी 9 दिसंबर 2010 को, 9-10 याद रखना, 9-10, और 3 जून को इसको 2011 को इसको चालू किया गया था संपूर्ण भारत में। यही NRLM छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से चलती है। ठीक है, और कौन से प्रोफेसर थे? प्रोफेसर राधा कृष्णन थे। ठीक है, जिनके सिफारिश से चालू हुआ। चलिए, तो प्रारंभ भी समझ में आ गया और स्वीकृति भी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। यह केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, यह केंद्र सरकार की योजना है और दीर्घकालीन योजना है ये। ठीक है, दीर्घकालीन योजना है, लंबे समय के लिए। किस उद्देश्य से? स्थायी रूप से ग्रामीण गरीबी को दूर करना, स्थायी रूप से ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये योजना है NRLM। किसका उन्नत संस्करण? SGSY का, मुख्यालय दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पढ़िए। कौशल विकास को बढ़ावा देना, हाँ है। क्यों? क्योंकि भैया इसके द्वारा क्या किया जाता है? कौशल विकास किया जाता है। उसके बाद सतत आजीविका के द्वारा गरीबी दूर करना है। सबसे पहले आपको एक काम सिखाएंगे, कौशल सिखाएंगे। कौशल सिखाने के बाद आपको टूल किट देंगे, टूल किट देंगे। उसके बाद आपको कोई जगह देंगे काम करने के लिए। फिर आप क्या करोगे? काम करोगे। काम करोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, तो 12 महीना बिजनेस करोगे, जिससे क्या होगी? सतत आपका आजीविका के द्वारा गरीबी दूर करना। उसके बाद जब आप पैसा कमाओगे तो पैसा रखोगे बैंक में, और बैंक के द्वारा क्या होगा? आपका वित्तीय समावेशन होगा, है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का प्राथमिक उद्देश्य है उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनते हैं। उन स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत उनको लोन देके बिजनेस चालू कराया जाता है। बिजनेस चालू कराने से उनका कार्य 12 महीना चलता है। 12 महीना चलने से उनकी आवक निश्चित हो जाती कि हर महीने हमको इतना पैसा कमाना है, कमा सकते हैं। वो पैसा वो बैंक में रखते हैं और क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे कौशल विकास होता है, सतत आजीविका भी होता है और वित्तीय समावेशन भी होता है। ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस स्थान से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ, NRLM का प्रारंभ हुआ था 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को कहां से हुआ है ये? राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके से हुआ है। कहां से हुआ है? राजस्थान के बांसवाड़ा इलाके से। ठीक है, और वहीं राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर से, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? पंचायती राज का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो याद रखिए कि 2 योजना, एक तो पंचायती राज राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ है और दूसरा आपका NRLM प्रारंभ हुआ है राजस्थान के बांसवाड़ा स्थान से 3 जून 2011 को। देखिए, जो चीज आपको याद आ रही है उससे संबंधित सभी चीज आपके दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां, ग्राम सभा की शक्ति पूछा है, और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में। चलिए पूरी धारा पढ़ लेते हैं। धारा 129 है संपरीक्षा। पंचायतों की संपरीक्षा कौन कराता है? संपरीक्षा विभाग कराता है ना। 129 क में क्या है? 129 क में है पंचायतों की संपरीक्षा 129 में है। 129 क में है परिभाषाएं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम, जितनी भी परिभाषाएं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो ये हो गया 129 क में परिभाषाएं। 129 ख में क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, गठन है सभा का गठन 129 ख में। ठीक है, 129 ग में है, 129 ग में है ग्राम सभा की शक्तियां। ठीक है, क्या है? ग्राम सभा की शक्तियां। 129 ग में है ग्राम सभा की शक्तियां, है ना। क ख ग, अब आएगा घ। घ में क्या आ जाएगा दोस्तों? घ में आएगा ग्राम पंचायत के कृत्य। किसके? ग्राम पंचायत के।
ग्राम पंचायत के कृत्य। यहां डिफरेंस ये है कि यहां पे ग्राम सभा बोला है, यहां ग्राम पंचायत है। ठीक है, 129 है नहीं, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित 129 नहीं, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित 129 क से है। कब से है? क से। तो 129 संपरीक्षा है, 129 का परिभाषा है, 129 ख ग्राम और ग्राम सभा का गठन है, 129 ग ग्राम सभा की शक्तियां हैं, 129 घ ग्राम पंचायत के शक्तियां और कृत्य हैं। ठीक है, और घ के बाद 129 अंगा। अंगा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आरक्षण। क्या है? आरक्षण। शायद मैं एक आध क्लास में गलत बता दिया था, तो ये एकदम आप नोट कर लीजिए। अंगा में क्या है? आरक्षण। ठीक है, स्थानों का आरक्षण कहां? अनुसूचित क्षेत्र में। अंगा के बाद क्या है? च। च में क्या है? जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। किसकी? जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां कहां? अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है आपके पूरे धारा 129 क से लेके 129 च तक। ठीक है, तो यहां ग्राम सभा की शक्तियां बोला है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। धारा 129 ग में है क्या? ग्राम सभा की शक्तियां। ठीक है, चलिए आरक्षण है 129 अंगा में। याद रखिए कि अनुसूचित क्षेत्र में सभी पंचायतों के प्रमुखों का स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। पूरे प्रमुखों का स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा, चाहे सरपंच हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो। ठीक है, चलिए, और किसी भी स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? आपको पता है हमारे दुर्ग के अंजोरा में है, हमारे दुर्ग के अंजोरा में है, जिसका नाम है डॉक्टर वासुदेव चंद्राकर। डॉक्टर वासुदेव चंद्राकर, है ना, कामधेनु विश्वविद्यालय। डॉक्टर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी कामधेनु अधिनियम 2011 के द्वारा, और स्थापना हुआ कब? 12 अप्रैल 11 अप्रैल। स्थापना हुआ 11 अप्रैल 2012 को, 11 अप्रैल 2012 को। कई बार पूछा है कि हमारे यहाँ, ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? तो स्थापना 11 अप्रैल 2012 को हुई थी, घोषणा 2011 में हुई थी। नाम है डॉक्टर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सरपंच पद हेतु अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और मतदान हेतु आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष है मतदान हेतु आयु। ठीक है दोस्तों, पहले हमारे यहाँ मतदान हेतु आयु भी कितनी होती थी? 21 वर्ष ही होती थी। पहले हमारे यहाँ मतदान हेतु आयु 21 वर्ष थी, जिसको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, 61 संविधान संशोधन, 61 संविधान संशोधन सन 1989 में बदल के कितना कर दिया गया? मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। और उसी समय फिर राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि एकाएक मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। पहले 21 साल के लोग वोट डालते थे, अब 18 साल के भी डाले, तो एकाएक मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। कौन सा, ये बहुत पूछता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाया गया है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटाया गया है। सन कौन सा था? 89। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? अनुसूचित क्षेत्र का बोल रहा है, तो आपको पता है क्या अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी? ये क्वेश्चन है गलत, ये ऑप्शन है गलत। क्यों? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। पारा, टोला, मझरा की अलग अलग ग्राम सभाएं हो सकती है। दूसरा,
एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती, ये सही है। ठीक है, ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होती है अनुसूचित क्षेत्र में। आपको पता है ग्राम सभा की गण पूर्ति, ग्राम सभा की गण पूर्ति मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर बैठक नहीं चालू होगी। सामान्य क्षेत्र में कितना है, 1/10, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में कितना है, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 और इसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया पहला कि अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। सामान्य क्षेत्र में एक गांव में एक ही ग्राम सभा होगी। सामान्य क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ठीक है, और सब गांव में एक एक ग्राम सभा होगी सामान्य क्षेत्र पे, पर अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती, क्योंकि घर दूर दूर होते हैं, 4 घर उधर 4 घर उधर, तो पारा टोला मजरा के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो शुरू के दो तो सही हो गए, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती, हाँ हो सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होगी, हाँ, जिसमें 1/3 महिला होगी। ठीक है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/4 होगी, नहीं होगी। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, बिल्कुल नहीं। एक चीज दिमाग में उतार लो भैया, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी पदाधिकारी नहीं करेगा, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच, सचिव, कोई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। बैठक की अध्यक्षता वहीं पे चुना गया ग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति का सदस्य करेगा। उन लोग हर बैठक में एक नया अध्यक्ष चुनेंगे, है ना, वहां पे उपस्थित ग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये वहां पे डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि भैया उन लोग को अपनी सरकार खुद चलानी है ना। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। हाँ भाई, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, कोई भी उसी समय चुना हुआ आदमी करता है। 2, 3 और 6 सही है, 2, 3 और 6 सही है, ऑप्शन बी। देखो अनुसूचित क्षेत्र का पूरा चीज 2 ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास जाएगा? अब आपको पता है आप चुनाव लड़ने के लिए क्या भरते हो, नामांकन भरते हो, नामांकन के साथ डॉक्यूमेंट देते हो, डॉक्यूमेंट के साथ जमानत राशि भरते हो। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया और आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया और आपके नाम को काट दिया गया, अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, तो आप कहां अपील करोगे? तो याद रखना चुनाव के संबंध में, चुनाव के संबंध में पूरा अपील, है ना, पंचायत चुनाव के संबंध में, पंचायत चुनाव के संबंध में अपील कहां होगा? ग्राम पंचायत के लिए, जिसमें सरपंच और पंच दोनों आएंगे। ग्राम पंचायत के लिए कहां जाओगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाओगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। जनपद के लिए कहां जाओगे? जनपद के लिए जाओगे कलेक्टर साहब के पास। और जिला के लिए कहां जाओगे? जिला के लिए जाओगे संचालक पंचायत के पास। किसके पास? संचालक पंचायत नया रायपुर के पास। ठीक है, तो यहां चुनाव से संबंधित है, नाम आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए, तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए हैं तो देखते हैं कहां जाओगे। पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, बिल्कुल सही, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लिखा रहेगा वहीं जाना है। ठीक है, दूसरा सरपंच के मामले में तहसीलदार को नहीं, सरपंच के मामले में भी जाएंगे कहां? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। जनपद के मामले में अनुविभागीय अधिकारी नहीं, जनपद के मामले में जाएंगे कहां? कलेक्टर के पास। और जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर ही होता है, घुमा के बोल दिया। तो जनपद के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं, जिला के लिए जाते हैं संचालक पंचायत के पास। जिला के लिए कहां जाएंगे? संचालक पंचायत के पास। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा तो भी, और चुनाव से संबंधित कोई अपील करना है तो भी इन्हीं के पास जाओगे। चुनाव से संबंधित कोई अपील करना है तो भी, फॉर्म रिजेक्ट कर देगा तो भी आप इन्हीं के पास जाओगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, जनपद में कलेक्टर के पास और जिला में संचालक पंचायत के पास। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं ऑप्शन क्या होगा।
ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबंध है? ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबंधित है? तो आपको पता है ग्राम सभा की, है ना, 6 अनिवार्य बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की 6 अनिवार्य बैठक होती है। पहली बैठक होती है 23 जनवरी। 23 जनवरी को होता है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। उसके बाद होता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को होता है अंबेडकर जी का जन्मदिन। ठीक है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का जन्मदिन। उसके बाद 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, उसके बाद 2 नवंबर किसका? गांधी जी का जन्मदिन। उसके बाद जून में एक तिथि को, एक जून में होगा और एक होगा नवंबर में। कब? नवंबर में। तो टोटल 6 हो गया, है ना। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का जन्मदिन, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन, और उसके बाद एक जून में सुझाई गई तिथि, जिस दिन जून में डिसाइड करेंगे, और एक नवंबर में सुझाई गई तिथि। 6 बैठक अनिवार्य है। तो इसमें 14 मई असंबंधित है। 14 मई को कोई बैठक नहीं होती। ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, बैठक के संबंध में भी पूरी जानकारी हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? आपको पता है शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए मिलता है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 मिलता है। ठीक है, उसके बाद एआईपी जिलों में, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिलों में 1,30,000 रुपए मिलता है। उसके बाद लोन कितना मिलेगा? लोन मिलेगा 70,000 रुपए तक आप कम ब्याज दर में लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कहां? ग्रामीण क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में 1,20,000, उसके बाद एआईपी जिले में 1,30,000, 70,000 तक कम ब्याज दर में लोन ले सकते हो, है ना। उसके बाद शौचालय के लिए 12,000। ठीक, और इसमें और क्या मिलेगा? सामान्य दिन में 90 दिन का मनरेगा कार्य, सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का मनरेगा कार्य, एआईपी जिले में 95 दिन का अतिरिक्त मनरेगा कार्य मिलेगा। ठीक है, हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना खत्म, पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन होता है? पंचायत में लोक सेवक कौन होता है? तो मैं बता दूं, पंचायत में सरपंच, पंच, उप सरपंच, सचिव लोक सेवक है। जनपद में जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ, ये भी लोक सेवक है। जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, सदस्य, ये भी लोक सेवक है। तो सभी के सभी लोक सेवक है। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्या है? लोक सेवक। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होंगे लोक सेवक, जनपद और जिला में पंचायत के सदस्य लोक सेवक, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष लोक सेवक, सचिव भी लोक सेवक और सीईओ भी लोक सेवक, है ना। तो सभी के सभी क्या होंगे? लोक सेवक की कैटेगरी में आएंगे। और सभी पंचायत क्या होगी? निगमित निकाय होगी। सभी पंचायत निगमित निकाय होगी। ठीक है, जिनकी अपनी सील मुद्रा और जिनका अपना संपत्ति होगा। ऑप्शन डी। बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है 1999-2000 को। 1999-2000 को राष्ट्रीय, देखो कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। पानी गिरा तो फसल अच्छी, नहीं गिरा तो खराब, ज्यादा गिरा तो खराब, बर्फ गिर गया तो फसल खराब। मतलब प्राकृतिक आपदाओं से फसल बहुत खराब होती थी, किसानों को बहुत नुकसान होता था। इसीलिए क्या लाया गया 1999-2000 में? कृषि बीमा योजना। अगर आपको अब कृषि में नुकसान होगा तो बीमे की राशि मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ।
तो कमेंट करके बताइए क्या सही है ये। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ। हाँ भाई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्ष तक होती है। हाँ भाई, पहले 3 वर्ष थी, अब किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 वर्ष हो गई है। पहले 3 वर्ष थी, अब 5 वर्ष हो गई है। प्रत्येक वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की जाती है। हाँ भाई, प्रत्येक वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन लोगे उसको 12 महीने में भुगतान करना होता है। हाँ भाई, उसको 12 महीने में भुगतान करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड से आप अल्पकालीन कृषि ऋण ले सकते हो, जो कितने तक है, 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड से अल्पकालीन कृषि ऋण कितना ले सकते हो, 5 लाख, है ना। और किसान क्रेडिट कार्ड में अगर आप 3 लाख तक कर्जा लेते हो तो कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा। तो सभी कथन सत्य है, इसमें सभी कथन सत्य है। किसान क्रेडिट कार्ड का 1 मिनट में रिवाइज कब चालू हुआ, 98 में, है ना। कार्ड की वैधता 5 वर्ष, ठीक है। प्रति वर्ष कार्ड की क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। जो भी पैसा निकालोगे उसको 12 महीने में क्या है, भुगतान करना है ना। ऋण सीमा कितनी है, 5 लाख मिलता है अपने यहाँ। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता। और किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको क्या मिलेगा, रुपए कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, रुपए कार्ड, क्योंकि सबको अपने को रुपए कार्ड देना है। चलिए, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। भारत में मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कई बार पूछा है। हमारे यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहाँ होता है जी, तो हमारे यहाँ सर्वाधिक मूंगफली होता है गुजरात में। भारत में मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत विवादित क्वेश्चन, इसमें अभी देखना कितने कमेंट आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत कमेंट आएंगे। मोस्ट विवादित क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष पढ़ लीजिए क्या लिखा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बात पूछ रहा है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कमेंट करके बताइए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में चावल का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य कौन है, कमेंट करके बताइए दोस्तों फटाक से। ये वित्तीय वर्ष का पूछ रहा है ना, 2023-24 का, ठीक है। 23-24 का पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूं। वित्तीय वर्ष 23-24 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। वैसे भारत में सर्वाधिक चावल कहां उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, कमेंट करके बताइए। अनुसंधान संस्थान तो पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये है इज्जत नगर। इज्जत नगर कहां पड़ता है, बरेली। बरेली कहां पड़ता है, यूपी में। और यहां क्या होता है, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन से संबंधित क्या होते हैं, कुक्कुट पालन से संबंधित विषयों पर शोध होता है, रिसर्च होता है। कुक्कुट पालन से संबंधित शोध होगा, रिसर्च होगा, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च किया जाता है और विकास कार्य किया जाता है। पक्षी अनुसंधान, जो भी आपके पक्षी वर्ग के हैं, मुर्गी, बतख, बटेर, ये सबका यहाँ पे क्या होता है, शोध होता है, अनुसंधान होता है, विकास किया जाता है। कहाँ, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, यूपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कमेंट करके बताइए भाई। केंद्रीय कपास, कपास मतलब कॉटन। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, यह स्थित है नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, नागपुर में है। कॉटन के संबंध में यहां रिसर्च होगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बहुत पूछा है। चावल अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों, आपको पता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है कटक, उड़ीसा में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग संस्थान कहां स्थित है, खुरहा चपका रोग संस्थान कहां स्थित है। सबसे पहले आप बताओ कि खुरहा चपका रोग कौन से किसके कारण होता है ना। कौन से परजीवी के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, किसके कारण होता है खुरपका मुंहपका रोग,
खुरपका मुंहपका रोग होता है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित किनको होता है ये खुरपका मुंहपका रोग? जुगाली करने वाले जानवर को, जिनके खुर दो भागों में बटे रहते हैं। इसीलिए भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सबको होगा, लेकिन ये ऊंट और घोड़े को खुरपका नहीं, मुंहपका नहीं होता, क्योंकि उनके खुर दो भागों में नहीं बटे रहते और वो जुगाली भी नहीं करते। ठीक है, तो विषाणु से होता है। तो खुरपका मुंहपका रोग संस्थान है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ है? राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग संस्थान भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग में कितनी प्रतिशत महिला कारीगर जुड़ी हुई है? देखिए भैया, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा महिला कारीगर जुड़ी है। लगभग 80% से अधिक महिला कारीगर जुड़ी हुई है। किसमें? खादी एवं ग्राम उद्योग में। ये सब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के रूप में गांव में चलता है, जहां महिलाओं को अधिक काम मिलता है और इसके द्वारा महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाती है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। खादी एवं ग्राम उद्योग का लगभग 8000 से अधिक क्या है? आउटलेट है, जहां ग्राम उद्योग में बने हुए सामान को बेचा जाता है। ठीक है, लगभग कितनी प्रतिशत महिलाएं जुड़ी हुई है? 4 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है और 8000 से अधिक इसके आउटलेट है पूरे भारत में, जहां से सामान बिकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिडबी का मुख्यालय कहां है ना? सिडबी का मुख्यालय कहां है बताइए? कल पढ़े थे, सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ। ये बैंक बना कब है? 2 अप्रैल। कब बना है? 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1990 में सिडबी बना है ना? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिडबी मुख्यालय लखनऊ में है, बना 2 अप्रैल 1990 में है। कौन सी संस्था के सहयोग से बना है? आईडीबीआई बैंक ने बनाया है इसको। कौन सी संस्था ने बनाया है? आईडीबीआई बैंक ने बनाया है। इसी आईडीबीआई बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी बनाया है, मतलब पैसा लगाया है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? जैसे केंद्र में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, वैसी छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है। तो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 20 जुलाई 2001 को। ये पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय है रायपुर में। मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, डेट याद रखिए। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 20 जुलाई 2001 को। चलिए, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र संचालित है? हमारे जो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, उसके यहाँ कितने उत्पादन केंद्र संचालित है? ये मैं आपको पढ़ाया हूं और अभी आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ाया हूं कि इसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में 9 उत्पादन केंद्र संचालित है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत कुल 9 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विवादित क्वेश्चन है, बहुत कमेंट आएंगे, पर रखना जरूरी है। और जब कमेंट होंगे, चर्चा होंगे, तब क्या होगा? एक नया चीज निकल के आएगा जो सर्वमान्य होगा। मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, है ना? मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ये सब में क्या सही है ये बताइए। ठीक है, तो भैया एक चीज बता दूं, मुख्य सूचना आयुक्त लगभग 3 साल के लिए क्या लेगा? 3 साल के लिए पद धारण करेगा। ठीक है, वैसे तो 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें कितने साल के लिए पद धारण करेगा ये हटा दिया है। वहां लिखा है जो केंद्र सरकार विहित करे, जो केंद्र सरकार विहित करे। ठीक है, लेकिन ये लिखा गया है कि 65 वर्ष से अधिक पद धारण नहीं करेगा। 65 वर्ष से अधिक पद धारण नहीं करेगा, है ना? और जितना केंद्र सरकार अवधारित करे उतने समय के लिए पद धारण करेगा। सामान्यतः 3 साल तक ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है? नहीं भैया, वो किसी भी और जॉब या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा, ना ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। क्यों? क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त का
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे और हटाएगा भी राष्ट्रपति, है ना। तो ये तो सही है कि मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 13(3) के अनुसार, धारा 13(3) के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त धारा 13(4) के अनुसार क्या करेगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। और धारा 14 के अनुसार, धारा 14 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? पद से हटाता है। क्या करता है? पद से हटाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा मुख्य सूचना आयुक्त वाला टॉपिक धारा के साथ रिवाइज हो गया। ये 3 वर्ष में आप बोलोगे सर 5 वर्ष है, 5 वर्ष हटा दिया गया है। 2019 के संशोधन में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष के पद उम्र तक पद धारण करेंगे और उतनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्र सरकार अवधारित करे। तो भैया इसमें गलत क्या है? गलत है ऑप्शन बी, गलत है ऑप्शन बी। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है वो अन्य सूचना आयुक्त से बढ़ के ऊपर उठ के मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। ठीक है, जो अन्य सूचना आयुक्त है वो प्रमोट होके या नए पद में आके मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। यहां क्लॉज है कि ऐसा आदमी जो पहले अन्य सूचना आयुक्त था फिर बाद में मुख्य सूचना आयुक्त हुआ तो वो दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। वो दोनों में कार्यकाल मिला के 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। समझिए, अगर आप केवल मुख्य सूचना आयुक्त है तो आप उतनी अवधि के लिए रहेंगे जितना केंद्र सरकार अवधारित करे। ठीक है, अगर आप केवल सूचना आयुक्त है तो उतनी अवधि के लिए रहेंगे जितना केंद्र सरकार अवधारित करे। और आप 65 साल की उम्र से अधिक पद पर नहीं रह सकते। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले सूचना आयुक्त था और बाद में मुख्य सूचना आयुक्त बना, तो दोनों में काम करके जोड़ के वो 5 साल से अधिक काम नहीं कर सकता। ठीक है, पूरी जानकारी दे दिया संशोधन के साथ। चलिए, अगर मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से हो तो सूचना आवेदन करने के कितने घंटों के भीतर देनी पड़ेगी? सबसे पहला पता है आपको, है ना, आवेदन, सूचना के लिए आवेदन धारा 6 में है। ठीक है, आवेदन का निपटारा, आवेदन निपटारा धारा 7 में है। ठीक है, सूचना प्रदान करने से छूट, सूचना प्रदान करने से छूट, वो विषय जिन पर सूचना नहीं प्रदान की जाएगी, धारा 8। उसके बाद सूचना प्रदान करने में कतिपय मामलों पर छूट, धारा 9। ठीक है, ये हो गया आपका पूरी धारा। तो भैया आप 6 के तहत आवेदन करते हो और किसी व्यक्ति के प्राण, जीवन, स्वतंत्रता से संबंधित है वो सूचना, तो कितने घंटे में दी जाएगी? 48 घंटे के भीतर दी जाएगी। सामान्य परिस्थिति में सूचना कितने दिन के भीतर दी जाती है? 30 दिन के भीतर। ठीक है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो गई तो आवेदन का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा? 45 दिन में। सामान्य परिस्थिति में 30 दिन में, विशेष परिस्थिति में 45 दिन में। ठीक है, तो 48 घंटे के भीतर सूचना दी जाएगी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है तब। तो दोस्तों ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी अच्छी क्लास हुई। कैसा लगा दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन? आपकी तैयारी में ये कितना कारगर है जरूर कमेंट करके बताइए। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, हमारे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।